एक परिवार हो है, ठीक है। एक परिवार में कई सदस्य हुए। अब बस सदस्य के कर लाग रहे हैं कि अपना अपना, जैसे कि इनमें सास भी हो है, बहू भी हो है ना, ससुर भी हो है, और इसका पति मतलब सास का बेटा है ना, समझ रहे हो ना, और सास की बेटी मतलब इस बहू की ननद, इतने से आप मान लो ये लोग होते हैं। अब इनमें क्या होता है कि जब नई नई शादी होती है, नए नए ब्याह करके लेके आवे बहू, सास में बहुत बढ़िया लग है, और 12 महीना 1.5 साल जब ब्याह ने निकल जाए है, फिर क्या हुआ, उन दोनों के बीच में वैचारिक क्रांति शुरू हो जाए, विचारा के लड़ाई आमद शुरू हो जाए। कि सास तो के कहेगी कि बिचौलिया के तहत हम बिचौलिया की भूमिका कौन निभावा, ननद निभावा। अब सास के कहेगी कि तेरी भाभी तो चोखी कोनी, ननद भी कहेगी हाँ भाभी तो बिल्कुल दिल है कि कोनी, या तो काम ही कौन करे, लेट उठा है और है लगाना बुझाना का काम करता रहे। फिर बाद में आवे इको बहू को पति, सास को बेटो, काम करके आवा बापड़ो, और बाद में बिन के कि तेरी लुगाई दिन वहाँ खा दियो, वहाँ खा दियो, वो कर दियो, वो कर दियो, लगाना बुझाना का काम करें। बहू भी कहे कि तेरी माँ तो मन टिकन कौन दे, तू तो न्यारो हो जा, वो हो जा, के आमने सामने आम लड़ाई होगा कोनी, और वैचारिक लड़ाई आम चालती रहे, समझ रहे हो, वैचारिक लड़ाई आम चालती रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और थे देख रहे हो जीके विद काला। साथियों, एनसीईआरटी कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की आज से नए सत्र की शुरुआत कर दी है। तो राजनीति विज्ञान की आपने कन कक्षा 12 में 2 किताब ही, दोनों हम टोटल मिला के आपने कन 18 पाठ हैं दोनों किताबों में। इस वीडियो में मैं पहला पाठ है शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वार एरा थाना पढ़ाऊंगा। ध्यान से थाने लास्ट तक देख लेना है, पेपर से सीधो संबंध रखो, अपनो बिल्कुल शॉर्ट चीज बताऊंगा जिससे टाइम भी बच्चों को रिवीजन भी होगा, और कोई कंफ्यूज हुआ है तो कमेंट्स में भी थे मेरे से पूछ सको हो। टोटल आपने करना 18 पाठ है, तो 18 पाठ का मोटी मोटी अफा देखा तो पहलो पाठ आपने कन शीत युद्ध का दौर, दूसरो है 2 ध्रुवीयता का अंत, तीसरो समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व है, चौथो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, समकालीन दक्षिणी एशिया, ये 5 को लेसन है, और छठो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, समकालीन विश्व में सुरक्षा, नंबर 7 का लेसन है, 8 का पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, 9 का है वैश्वीकरण। ये पहली बुक में है जो हमारी समकालीन विश्व राजनीति भाग फर्स्ट जो किताब है उसमें। सेकंड जो बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसमें भी 9 लेसन है। कौन कौन से हैं तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, आपका एक दल के प्रभुत्व का दौर, नियोजित विकास की राजनीति, भारत के विदेशी संबंध और कांग्रेस प्रणाली चुनौती और पुनर्स्थापन। 6 का है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, और आपका 7 का है जन आंदोलन का उदय। 8 का है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, और 9th नंबर का आपका लेसन है भारतीय राजनीति के नए बदलाव। तो इस प्रकार से आपका ये पूरी बुक के लेसन थे। इस वीडियो में मैं आपको पहला लेसन कोल्ड वार एरा, शीत युद्ध का दौर आपको मैं बता रहा हूं, तो वीडियो के साथ में आप बने रहें। साथियों, शुरुआत कर रहे हैं कोल्ड वार एरा, शीत युद्ध का दौर। आपको मैं पहले बता देता हूं कि बोर्ड का थोड़ा सा कम यूज करूंगा, जैसा कि आपको मैं पहले वीडियो में बोल देता हूं प्रत्येक सब्जेक्ट पढ़ाते समय। एक तो टाइम की बचत, दूसरी मेरी पर्सनल समस्या है, मैं दिव्यांग हूं तो ज़्यादा बोर्ड का यूज मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपको अच्छी अच्छी चीज़ें हैं टॉपिक से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड, वो आप तक मैं पहुंचा दूंगा। अब हमें ये देखना है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि शीत युद्ध है क्या। ठीक है, शीत युद्ध का दौर है, तो शीत युद्ध क्या है, किसे कहते हैं, इसका कारण क्या था, किस प्रकार से ये चला, कब से कब तक चला, इसके परिणाम क्या निकले। उसके बाद इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि भारतीय राजनीति पर इस शीत युद्ध का क्या परिणाम निकला। गुट निरपेक्ष के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे।
समझ रहे हो आप, इतनी चीजें हम इसमें, और काफी चीजें। क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा इसका संबंध है 1939 से 45 क्या था, दूसरा विश्व युद्ध, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक प्रथम विश्व युद्ध कब था, 1914 से 18, इसकी तो सिर्फ डेट ही याद रख लेनी है। तो इतनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इसमें टॉपिक कवर करने का प्रयास करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पहला विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से 1918 के बीच हुआ था, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं बात करूं तो जो दूसरा विश्व युद्ध था वो 1939 से 1945 के बीच चला था। और ये इसलिए बता रहा हूं कि 1939 में साथियों, 1939 से 45 दूसरा विश्व युद्ध जब चला तो इसका खात्मा ही शीत युद्ध की शुरुआत थी। किसका? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति शीत युद्ध का आगाज था। होता क्या है कि ये 1945 से 1991 तक जब यूएसएसआर सोवियत संघ का विघटन होता है 15 गणराज्य के रूप में, इस विघटन के साथ में ही हम दूसरा लेसन पढ़ेंगे, एक दल के प्रभुत्व का दौर, अमेरिका का वर्चस्व, उसमें हम पढ़ेंगे। तो वो क्या 1991 में ये खत्म हो जाता है शीत युद्ध। अब समझने वाली बात यह है दोस्तों कि शीत युद्ध है क्या, किस प्रकार से कैसे हुआ। दूसरे विश्व युद्ध 1939 से 45 की मैं बात कर रहा हूं। ये दो गुटों के बीच युद्ध हुआ था। दूसरा एक मित्र राष्ट्र था और दूसरा बिल्कुल सही आपका जवाब दूरी राष्ट्र था। अब ध्यान दें, यहां एक मित्र राष्ट्र था, एक दूरी राष्ट्र था। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे? सोवियत संघ था, थोड़ा सा ध्यान दें, यहां सोवियत संघ था, फ्रांस था और यूएसए था, मतलब अमेरिका था, ब्रिटेन था। ये किस में थे? ये मित्र राष्ट्र में थे। मैं बात करूं दूरी राष्ट्र के दोस्तों तो जर्मनी, जापान, इटली, क्योंकि एक जैसे थे हिटलर, मुसोलिनी और सैनिक शासक जापान का, तो ये साम्राज्यवादी नीति को अपनाने वाले थे। तो दूरी राष्ट्र में हो गए जर्मनी, जापान और इटली। अब थोड़ा सा इसको आप समझे, होता क्या है, यहां देखें, दो गुटों के बीच में ये युद्ध होता है। दूसरा 1939 से 45 के बीच में मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र। अब मित्र राष्ट्र में आप देखिए सोवियत संघ है ना, यूएसएसआर है, आप मान सकते हो रूस है, और यूएसए भी है, अमेरिका भी है। अब ये अच्छे खासे दोस्त है। अब आपको पता है कि अच्छे खासे दोस्त दुश्मन बनते हैं। तो क्या क्या इन्होंने कि 1945 में जब दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति होती है तो अमेरिका जापान के दो शहर जो थे हिरोशिमा और नागासाकी, इस पर बम गिराता है। आपको पता है 1945 की ये बात है, हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका बम गिराता है और इस चीज का यूएसएसआर सोवियत संघ को पता तक नहीं होता है। ये हथियार बनाने में लिप्त रहता है अमेरिका, इसको पता तक नहीं रहता है। अब दोनों ही महत्वाकांक्षा यहां से दोनों की बढ़ जाती है, शीत युद्ध का उदय होता है। दोनों में देखो, दोनों दोस्त है, एक ही गुट में है, लेकिन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और अलग अलग होने के बाद 1945 के बाद शीत युद्ध का दौर बन जाता है। अब शीत युद्ध को समझने के लिए, शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें हथियारों के साथ में तो युद्ध नहीं होता। इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक देशों के मध्य तनावपूर्ण वातावरण रहता है। कैसा? तनावपूर्ण वातावरण रहता है, लेकिन वास्तव में इसमें मारकाट वाला युद्ध नहीं होता। और जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, इसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वाद विवाद बढ़ गया था। रेडियो प्रसारण में एक दूसरे की आलोचना बढ़ गई थी। सैनिक शक्ति का वो लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे, अपनी शक्ति को वो बढ़ा रहे थे। मैं बात करूं, थोड़ा सा देखो, आपको मैप दिखाऊं, अगर आपको दिख रहा है तो आपको पता भी होगा। तो
यहाँ आप देख सकते हैं ये उत्तरी अमेरिका दे रखा है और ये यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका दे रखा है। यह हमारा अफ्रीका हो गया, सीधा संबंध यहाँ से किस प्रकार से, ये हमारा रूस हो गया यहाँ, है ना। अब यहाँ यूरोप, ये बीच में यहाँ यूरोप रह जाता है। अब ये यूरोप में क्या करते हैं कि यूरोप को ये केंद्र बनाते हैं। यूरोप, मध्य यूरोप को, जर्मनी में जो बर्लिन है, बर्लिन में 1961 में, छोटे छोटे फैक्ट बता रहा हूँ ध्यान रखना, 1961 में बर्लिन की दीवार बना दी जाती है। क्या बना दी जाती है? बर्लिन की दीवार बना दी जाती है। अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा आप विश्व को समझें तो पश्चिमी साइड में आपको पता है अमेरिका है ना, और पूर्वी साइड में आपका यूएसएसआर हो गया, सोवियत संघ हो गया, समझ रहे हो आप। अब यहां से लगभग आप बीच से देख लो आप, इस साइड के पश्चिमी के जो देश थे इस पर प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया यूएसए ने, और इस साइड के जो देश है इस पर, पूर्वी जो देश है इस पर प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया यूएसएसआर। दोनों में युद्ध होता नहीं है। क्यूबा मिसाइल संकट भी हम देखेंगे, थोड़ा सा आप इसको समझे, इसका भी इससे संबंध है। अब ये युद्ध किस प्रकार से होता है? दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों का उदय होता है। एक पूंजीवादी विचारधारा, यूएसए में कौन सी विचारधारा थी? पूंजीवादी, पूंजीवाद, साम्यवाद या समाजवाद, इसको अलग से हम क्लियर करेंगे, और यूएसएसआर में समाजवाद, ठीक है। ये विचारधारा थी, दोनों की विचारधारा की लड़ाई हो गई, दोनों अपने अपने विचारधारा को ये बढ़ावा देना चाहते थे। अब देखो एक परिवार को इसमें आप समझें, हम देखें शीत युद्ध का, मारवाड़ी में, मारवाड़ी भाषा सुनना होगा गिरा, लगभग सब नहीं आती होगी, तो देखो ध्यान देवा, शीत युद्ध को समझने के लिए एक आप परिवार को समझें, है ना। मारवाड़ी भाषा में केक हमें कि एक परिवार हो है, ठीक है, एक परिवार में कई सदस्य हुए। अब बस सदस्य के कर लाग रहे हैं कि अपना अपना, जैसे कि इनमें सास भी हो है, बहू भी हो है ना, ससुर भी हो है, और इसका पति मतलब सास का बेटा, है ना, समझ रहे हो ना, और सास की बेटी मतलब इस बहू की ननद, इतने से आप मान लो ये लोग होते हैं। अब इनमें क्या होता है कि जब नई नई शादी होती है, नए नए ब्याह करके लेके आवे बहू, सास में बहुत बढ़िया लग है, और 12 महीना 1.5 साल जब ब्याह ने निकल जाए है, फिर क्या हुआ, उन दोनों के बीच में वैचारिक क्रांति शुरू हो जाए, विचारा के लड़ाई आमद शुरू हो जाए। के कहें कि सास तो के कहेगी कि बिचौलिया के तहत हम बिचौलिया की भूमिका कौन निभावा? ननद निभावा। अब सास के कहेगी कि तेरी भाभी तो चोखी कोनी, ननद भी कहेगी हाँ भाभी तो बिल्कुल दिल है कि कोनी, या तो काम ही कौन करे, लेट उठा है और लगाना बुझाना का काम करता रहे। फिर बाद में आवे इको बहू को पति, सास को बेटो, काम करके आवा बापड़ो, और बाद में बिन के कि तेरी लुगाई दिन वहाँ खा दियो, वहाँ खा दियो, वो कर दियो, वो कर दियो, लगाना बुझाना का काम करें। बहू भी कहे कि तेरी माँ तो मन टिकन कौन दे, तू तो न्यारो हो जा, वो हो जा, के आमने सामने आम लड़ाई होगा कोनी, और वैचारिक लड़ाई आम चालती रहे, समझ रहे हो। वैचारिक लड़ाई आम चालती रहे, तो वैचारिक लड़ाई के करे है कि अपना अपना गुट को बढ़ावो करे। अब गुट को बढ़ाओ किस हिसाब को करे कि बहू तो पति ने के है कि तू तेरी माँ बोले कर मत, विकन जाए कर मत, और सास के कहेगी कि मत नेता दिन पालियो पोस्यो, तू तो बहू को हो गयो। ऐ की चीज़ें ही वह चालती रहे, अन्न अफा के खाहा की वैचारिक लड़ाई आम चालती रहे, और प्रत्यक्ष आम मारकाट और बच्चे वाला को युद्ध तो हुआ को नहीं, वैचारिक क्रांति आम चालती रहे है, एक दूसरे से ईर्ष्या को माहौल चालतो रहे है, अपने घुटना मजबूत करने में यह लगी रही हैं। या तो देखा है सासू तो देखा है कि तिजोरी की चाबी मेहर करना जा, और बहू देखे तिजोरी की चाबी मेहर करना जा। तो ए जो अहिया को सो माहौल है वह ही 1945 से लेके 1991 तक दोनों के बीच में चालतो रहे, और लास्ट में हार हुआ यूएसएसआर की। आज संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र
महाशक्ति है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों के बीच में जारी शीत युद्ध के कारण दुनिया दो गुटों में बंट गई थी। आपको पता है, एक पश्चिमी साइड का गुट, एक पूर्वी साइड का गुट। बीच में बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई थी। पश्चिमी यूरोप के जो देश थे वो अधिकतर सोवियत संघ के खेमे में शामिल हो गए। जो पश्चिमी देश थे वो तो अमेरिका में शामिल हो गए, और पूर्वी के जो देश थे वो सोवियत संघ में वो शामिल हो गए थे। अब ये खेमे पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन आपस में कहलाए, आपस में इनमें गठबंधन हो गया। तो ये तो हो गया पश्चिमी गठबंधन और ये हो गया पूर्वी गठबंधन, समझ रहे हो आप। अब इन्होंने भी अलग अलग अपना गुट बनाना शुरू कर दिया। पश्चिमी गठबंधन ने 1949 में, कब की बात कर रहा हूं, पश्चिमी गठबंधन ने 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना की थी। तो नाटो की स्थापना आपको याद रखना है, नाटो की स्थापना कब होती है, 1949 में। इसका पूरा नाम क्या है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। पश्चिमी गठबंधन ने इसकी स्थापना की थी। तो पूर्वी गठबंधन ने किसकी स्थापना की थी वो भी हम देखें। तो साथियों, पश्चिमी जो गुट था उन्होंने किसकी स्थापना की, नाटो की स्थापना की थी। तो जो पूर्वी गुट था उसने क्या किया, वार्सा पैक्ट की स्थापना की। तो प्रश्न हमारा सीधा सा है, वार्सा पैक्ट की स्थापना कब की गई थी, तो 1955 में। 1949 में नाटो की स्थापना की गई थी और 1955 में वार्सा पैक्ट की स्थापना की गई। वो इसलिए की गई थी कि अपना क्षेत्र प्रभाव वो बढ़ाते चले और अन्य लाभों को देखते हुए जो ये दोनों महाशक्तियां थी, छोटे छोटे देशों को वो अपने अधीन वो रखना चाहती थी, अपने साथ रखना चाहती थी। और जो छोटे देश थे उनके भी बेनिफिट था कि वो उससे उनको सुरक्षा मिल जाती थी और आर्थिक मदद भी उनसे काफ़ी मिल जाती थी। तो दोनों का एक दूसरे को लाभ की दृष्टि से देखते थे। और छोटे जो देश थे उनको और क्या लाभ था, तो देखो महाशक्तियों को छोटे देशों से क्या लाभ था। पहले तो ये देखना है कि जो ये बड़े जो महाशक्ति हैं यूएसए और यूएसएसआर, तो इनको छोटे देशों से क्या लाभ था। तो पहला तो ये था कि छोटे देशों से प्राकृतिक संसाधन वो प्राप्त कर लेते थे। दूसरा, सैनिक ठिकानों को वो स्थापित कर लेते थे, उनसे प्राकृतिक संसाधन प्राप्त कर लेते थे। सेना के लिए वो सैनिक अड्डे भी वहाँ पर वो लगा लेते थे। आर्थिक सहायता भी जरूरत पड़ने पर उनसे वो प्राप्त कर लेते थे। अब शीत युद्ध के जो दायरे हैं, कौन कौन से पॉइंट उसमें छू रहे हैं वो आप देखें। दायरे की मैं बात कर रहा हूं कि दोनों के बीच में यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों के बीच में कई बार ऐसा माहौल बना कि युद्ध होगा, लेकिन युद्ध नहीं हुआ, युद्ध टलता रहा। तो ये इसके दायरे थे। इसमें जैसे दोनों महाशक्तियों के बीच में ऐसी स्थिति कई बार आई, जैसे 1948 के बर्लिन की नाकेबंदी के दौरान आई, 1950 के कोरिया संकट के दौरान आई, 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान आई। कई अन्य जगहों पर सिद्ध मुठभेड़ की स्थिति बन गई थी, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा, दोनों के बीच में युद्ध नहीं हुआ। अब हम देखें कि शीत युद्ध के कारण थोड़ा सा और देखें कि अमेरिका और सोवियत संघ के महाशक्तियां बनने की होड़ में ये दोनों एक महाशक्ति बनना चाहते थे, इसलिए ये शीत युद्ध हुआ। खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। तो ये दोनों जो महाशक्तियां थी वो शक्तिशाली बनना चाहती थी, तो इसलिए शीत युद्ध का ये कारण बना। तो साथियों, इसमें नेक्स्ट कारण की मैं बात करूं तो एक तो दोनों महाशक्तियां थी वो शक्तिशाली होना चाहती थी। दूसरा, वो अपने विचारधारा को ये जो यूएसए थे पूंजीवाद को, यूएसएसआर साम्यवाद को बढ़ावा देना चाहती थी। और परस्पर एक दूसरे में संदेह भी चल रहा था, भय चल रहा था। इस कारण से ये युद्ध हुआ। अणुबम का रहस्य सोवियत संघ से यूएसए ने छिपाया था। तो देखो, जो 1945 में जापान पर हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया था, ये बात है वो यूएसएसआर सोवियत संघ को पता तक नहीं था। तो उन्होंने इस बात को दिल पर ले लिया। और अमेरिका ने अणुबम बनाने का रहस्य तो छुपाए रखा था, साथ में उसने जापान पर बम गिराया था। इससे विरोध, अपने विरुद्ध भी समझा, सोवियत संघ ने इसको अपने विरुद्ध भी समझा कि हमें ये इतनी बम गिरा दिया, फिर भी हमें बताया तक नहीं। और दोनों महाशक्तियों में आपस में दरार पड़ गई।
दो ध्रुवीयता की चुनौती और गुट निरपेक्षता। अब उस समय माहौल ऐसा ही बन चुका था कि या तो छोटा देश है या स्वतंत्र देश है वो यूएसए में जाए और या यूएसएसआर में जाए, ठीक है। लेकिन इसके बीच में ही एक गुट निरपेक्ष आंदोलन आया, गुट निरपेक्ष ये गुट आया। तो इसने क्या किया, गुट निरपेक्षता क्या है कि उसने ये कहा कि ना तो इससे दुश्मनी ना इससे दुश्मनी, ना इससे मित्रता ना इससे मित्रता, मतलब हम तटस्थ रहेंगे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम अलग रहेंगे इन दोनों से। तो इसमें इसका शीत युद्ध को देखो, शीत युद्ध के दौरान विश्व दो गुटों में बंटा हुआ था और इसी संदर्भ में गुट निरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो 9 स्वतंत्र देश थे इन गुटों से अलग रहने का तीसरा विकल्प ये इस गुट निरपेक्षता ने दिया था। अब इसके जो जन्मदाता थे, गुट निरपेक्षता को लाने वाले थे, वो कौन कौन थे? तो आपको नेहरू, नासिर, टिटो, 3 नाम तो पक्का पक्का याद रखना है। तो भारत के नेहरू है ना, भारत के नेहरू, यूगोस्लाविया के टिटो, ठीक है क्या, यूगोस्लाविया के टिटो, और आपका मिस्र के नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के एनक्रमा। तो मिस्र के क्या हुआ, नासिर हो गया, नेहरू, नासिर, टिटो, ठीक है। ये नाम तो आपको कम से कम याद रखने ही रखने। उसके बाद में इंडोनेशिया के सुकर्णो हो गया, कौन हो गया, सुकर्णो हो गया, और घाना के एनक्रमा हो गया। तो ये इसका जन्मदाता माने जाते हैं, किसका, गुट निरपेक्षता का। 1961 के बेलग्रेड गुट निरपेक्ष आंदोलन के पहले सम्मेलन में, इसका पहला सम्मेलन कब हुआ? तो दोस्तों 1961 में हुआ। कब हुआ? 1961 में हुआ। कहाँ हुआ? बेलग्रेड में हुआ। गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन, पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ। कहाँ? बेलग्रेड में। कब हुआ? 1961 में हुआ। इसमें 25 सदस्य देश शामिल हुए और अजरबैजान में हुए 18वें शिखर सम्मेलन में इसमें 120 सदस्य हो गए। अब गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है, हमने जिक्र किया कि दोनों महाशक्तियां में किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ठीक है। इन गुटों के सैन्य गठबंधनों व संधियों से आपको अलग रखना, तटस्थ रखना, ये गुट निरपेक्षता है। देखो दोस्तों, हमने गुट निरपेक्षता को समझा कि दोनों महाशक्तियों से अपने आप को अलग रखना, तटस्थ रखना और विदेश नीति का पालन करना और विश्व राजनीति में भाग लेना, ये था गुट निरपेक्ष। अब भारत और शीत युद्ध, तो भारत पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में भारत ने 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। वो 2 स्तर कौन कौन से थे कि अपने को दोनों महाशक्तियों से अलग रखा उन्होंने, और प्रतिद्वंदियों के बीच संवाद कायम करने तथा मध्यस्थता के प्रयास किए। दोनों खेमों से अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे राष्ट्रकुल को सक्रिय रखा। तो एक तो भारत ने क्या किया कि दोनों महाशक्तियों से, यूएसए और यूएसएसआर से अलग रखा, दोनों के बीच में मध्यस्थता निभाने का भी उन्होंने काम किया, ठीक है। और उसके बाद आप देखें कि थोड़ा सा मैं जिक्र कर रहा था शुरुआत में, क्यूबा मिसाइल संकट, थोड़ा सा आप समझ लें। एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के बाद में कंप्लीट ये राजनीति विज्ञान होने के बाद आपको एक क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला आएगी। इसमें हम सारे डाउट क्लियर कर लेंगे, कोई चीज़ रह भी गई है तो हम उसमें कवर करेंगे। इसमें पहले आप क्यूबा मिसाइल संकट देखें कि 1962 की बात है दोस्तों। सोवियत संघ के नेता थे निकिता खुश्चेव। कौन था? निकिता खुश्चेव, ध्यान से इसका नाम याद रखना, निकिता खुश्चेव। इन्होंने क्या किया कि अमेरिका के तट पर स्थित एक द्वीपीय देश क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने हेतु वहां परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी। तो सोवियत संघ का ये हो गया यूएसएसआर, ठीक है। इसका नेता था निकिता खुश्चेव। इसका एक द्वीपीय देश था अमेरिका का, कौन सा था? क्यूबा। अब इसने, निकिता खुश्चेव ने यहाँ क्या किया कि अपनी सेना को यहाँ तैनात कर दिया क्यूबा में, और ये अमेरिका की ओर बढ़ने लगा। ये चाहता कौन? ये निकिता खुश्चेव चाहता तो परमाणु युद्ध वहाँ हो सकता था, परमाणु मिसाइलें वहाँ उन्होंने तैनात कर दी थी। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भाग के लगभग 2 गुने ठिकाने और शहर पर हमला कर सकता था।
ये कह रहा है कि ये यहाँ सेना रखने के बाद अमेरिका के 2 गुना लोगों पर, देश पर ये क्या कर सकता था, अटैक कर सकता था। लेकिन ये बात है लगभग 2-3 हफ्तों के बाद अमेरिका को पता लगी, और पता लगने 3 हफ्ते के बाद अमेरिका को पता लगी। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति था केनेडी। कौन था? केनेडी। अमेरिका का राष्ट्रपति था केनेडी। उन्होंने क्या किया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों के आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। उन्होंने ये कहा कि ये जो सोवियत जहाज़ हैं इनको रोका जाए। अब दोस्तों निकिता जो खुश्चेव था यूएसएसआर का नेता, इसको भी लगा कि अब ये युद्ध होकर रहेगा, क्योंकि केनेडी ने भी ये आदेश दे दिया था कि इस सिस्टम को रोका जाए। लेकिन हुआ क्या कि इस निकिता खुश्चेव ने अपनी सेना को वापस हटा लिया और ये युद्ध टल गया। ठीक है, युद्ध तो टल गया, लेकिन ये वैचारिक क्रांति ये तो चल रही थी, शीत युद्ध तो चल रहा था। अगर आप देखें कि 2 व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हो जाए, है ना, तो ये दोनों को हम अलग भी कर दें तो उसके बाद ये घर जाकर एक दूसरे की आलोचना करते रहते हैं। ये तो आपको पता, वो ऐसा था, मैंने ऐसा कर देता, मैं अगर वो नहीं होता तो ये कर देता, ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये ही चीज़ें वहाँ चली। उसके बाद में देखो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के प्रभाव की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के क्या प्रभाव पड़े, तो पहला आप देखोगे कि नकारात्मक प्रभाव की दृष्टि से क्या हुआ कि शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भय और संदेह का वातावरण है वो निरंतर बनाया रखा था। इसने सैनिक गठबंधनों को जन्म दिया, हथियारों को उन्होंने प्रमोट किया, सैनिक अड्डों की स्थापना की, शस्त्रों की दौड़ भी इसमें तेजी से फैल चुकी थी। विनाशकारी शस्त्रों का निर्माण को उस समय बढ़ावा दिया गया और इसने विश्व के 2 विरोधी गुटों को जन्म दिया और इसके कारण संपूर्ण विश्व पर परमाणु युद्ध का खतरा भी हमेशा बना रहा था। ये तो नकारात्मक प्रभाव में हम देखेंगे। सकारात्मक प्रभाव की मैं बात करूं तो शीत युद्ध के कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ, विकास हुआ, तो एक अच्छी चीज आई, है ना। जिस गुट निरपेक्ष आंदोलन इसका जन्म हुआ, ये शीत युद्ध के कारण ही तो हुआ। शीत युद्ध के कारण इस गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ, इसका विकास हुआ, इसकी भयावहता के कारण शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहन मिला। तो लोग जब डर का माहौल बना हुआ था तो ऐसी स्थिति में लोग वो शांति के लिए भी अपील कर रहे थे। इसके कारण आणविक शक्ति के क्षेत्र में तकनीकी विकास को प्रोत्साहन मिला। इसमें क्योंकि अलग हथियार बनाए गए तो कई टेक्निक भी काम में ली गई, तो तकनीकी का विकास हुआ। इसमें नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना को भी प्रोत्साहन, इसमें अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहन मिला था। तो इस प्रकार से मैंने इसकी मोटी मोटी चीज़ आपको बताई। दोस्तों एक हम पूरी ये इस प्रकार से राजनीति विज्ञान पढ़कर फिर क्वेश्चन आंसर की जो श्रृंखला लाएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, तो उसमें जो बच गई चीज़ उसको कवर कर लेंगे। ज़्यादा विवाद में न पड़े, जितना बता दिया वो बिल्कुल पेपर की दृष्टि से काफ़ी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ब्लॉग चैनल है मेरा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथी।